नमस्कार। जिस तरह से नोटबंदी के मामले में स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है कि नोटबंदी नाकाम साबित हुई है। जो सोचा था कि हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। हजारों करोड़ रुपया खर्च हुआ है, नई करेंसी छपी है, गांव के इलाकों में एटीएम अभी भी खाली हैं, बहुत सारे इलाकों में। और एक बार फिर न देश कैशलेस बना है, न लेस कैश बना है, बल्कि कैश वापस आ चुका है। उसी तरह जीएसटी के बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता कि ये नाकाम साबित हुई है, लेकिन जो सूचनाएं सामने आ रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, जो सर्वेज हमारे सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरह के विपरीत परिणाम जीएसटी के सामने आ रहे हैं। दुनिया की एक बहुत मशहूर न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, ये लंदन से है, और दुनिया की ही एक और बहुत मशहूर कंपनी है जिसका नाम है IHS, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज। IHS जो है वो दुनिया भर की कंपनियों को, सरकारों को डेटा देती है, जानकारी देती है इन मामलों में, बिजनेस के मामले में, एरोस्पेस के मामले में, डिफेंस के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, ऑटोमोटिव, केमिकल, एनर्जी, समुद्री जो रिश्ते होते हैं, समुद्री व्यापार होता है, उसके बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में ये डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर बिजनेस वालों को, कंपनियों को, सरकारों को देते हैं, ताकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, जो फैसला लेने की प्रक्रिया होती है, उसके पीछे ज्ञान हो, उसके पीछे फैक्ट्स हो। इसके मुताबिक भारत में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी जो हमारे यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो उत्पादन होता है, उसकी माली जो सेहत है, आर्थिक स्वास्थ्य है, इकोनॉमिक हेल्थ है, वो कैसी है, ये उसका इंडिकेटर होता है। तो IHS के मुताबिक हमारा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी मैन्युफैक्चरिंग की जो सेहत है वो कैसी है, उसके मुताबिक जून के 50.9 के मुकाबले ये जुलाई में 47.9 हो गई। ये फरवरी 2009 से सबसे कम फिगर है, और 2008 में जब पूरी दुनिया में मंदी छाई थी, उसके बाद का ये सबसे कम का फिगर है। ये भारत में हुआ एक ही महीने में परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी जो उत्पादन हुआ है उसकी आर्थिक सेहत कैसी है, वो नीचे आई है। दूसरे, जीएसटी के जो 4 स्लैब हमारे यहां बनाए गए हैं, 5%, 12%, 18%, 28%, वो वन नेशन वन टैक्स का जो शुरुआती एक सपना था या नारा था या उद्देश्य था, वो पूरा नहीं करता है। 4 तरह के हमने स्लैब बना रखे, जबकि सिंगापुर में एक ही टैक्स लगता है 7%, मलेशिया में एक ही टैक्स लगता है 6%, न्यूजीलैंड में एक ही टैक्स लगता है 15%, और ब्राजील में 2 लगते हैं, 7% और 12%, और जर्मनी में 19% लगते हैं। जब जीएसटी की परिकल्पना की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों में, तब भी यही सोचा गया था कि एक टैक्स लगेगा 15 या 18%, ये चर्चा चल रही थी। लेकिन उसका इतना विरोध किया गया था, जीएसटी को बहुत बुरा बताया गया था, जो आज मौजूदा सरकार चला रहे हैं इन्हीं लोगों ने, और सालों साल इसको लटकाए रखा, अटकाए रखा। बहरहाल अब हालत ये है कि क्लैरिटी नहीं है अभी व्यापारियों में, अभी मैन्युफैक्चरर्स में, कि जीएसटी का कौन सा रेट किस पर लागू होता है। लिहाजा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अपने रेट कम कर रही हैं, ताकि जो खरीद में मंदी आई है वो थोड़ी उठे, पैसा इकोनॉमी में आए। लोग अपना अपना पैसा रोक कर बैठे हुए हैं, परचेजेज नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमी में पैसा जा नहीं रहा है, सर्कुलेशन में नहीं जा रहा है पैसा। तो इसलिए रिजर्व बैंक को जैसे रेपो रेट कम करना पड़ा, इंटरेस्ट का जो रेट था वो कम करना पड़ा, ये भी नुकसान वाली बात है। हमारे यहाँ एक बहुत ही दुख देने वाला भी और बहुत जरूरी धंधा है रैग पिकिंग का, कूड़ा कबाड़ बीनना। इसको बच्चे अक्सर करते हैं। जीएसटी से कल्पना कीजिए उनकी नौकरियां जा रही हैं। वो ऐसे कि जो रिसाइकिल प्लास्टिक होता है उस पर 18% जीएसटी लगेगा। रिसाइकिल प्लास्टिक पर 18% जीएसटी का मतलब ये है कि जो लोग रिसाइकिल करने का काम करते हैं वो अभी कंफ्यूज्ड हैं, वो उठवा नहीं रहे हैं। इससे वातावरण पर, पर्यावरण पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है। वर्कर्स पर, जो बच्चे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे रैग पिकर, देखा होगा आपने, कूड़े के ढेर में से बीनते हैं कूड़ा तरह तरह का, तो उसके मुताबिक जो प्लास्टिक होता है, जितना पैसा पहले उस पर मिलता था अब उससे कम मिलना शुरू हो गया है। पेट की बॉटल जैसे होती हैं, पहले उन पर जो पैसा मिलता था वो कम हो गया है। शीशे की बॉटल होती है, उस पर जो पहले पैसा मिलता था वो कम हो गया है। मैं आपको बताऊं,
मिक्स्ड प्लास्टिक जो होता है, पहले 19 रुपए किलो उसका दाम मिलता था, अब 13 रुपए हो गया है। पेट बॉटल की जो कीमत अब 17 रुपए हो गई है, पहले 22 रुपए हुआ करती थी। जो दूध के पाउच होते हैं, उनके खाली जो पाउच जब हो जाते हैं, पाउच 16 रुपए किलो पहले लाते थे और अब 7 रुपए किलो ला रहे हैं। ग्लास की बोतल, शीशे की बोतल, कांच की बोतल 50 पैसा पर किलो के बजाय 1.5 रुपए पर किलो के बजाय 50 पैसा पर किलो अब मिल रहा है। ये द हिंदू नाम के अखबार ने ये सारी जानकारी इकट्ठी करी है। तो जो छोटे बच्चे हैं, रैग पिकर्स हैं, उनको भी मतलब तनख्वाहें कम मिल रही हैं। एक साहब है जो रोज 2.5 टन प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं। उनका कहना है कि हमें अपने वर्करों को जब खाना देते थे, काम करने वालों को, हमें उसको भी कम करना पड़ रहा है। ये जो कुछ बातें सामने आ रही है, सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो तो लाखों की तादाद में उन्होंने जुलूस निकाले और विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन हमारे जो स्वामी भक्त चैनल हैं उन्होंने दिखाया नहीं उस खबर को। उनका भी यही है कि डिसएग्रीगेटेड वैल्यू चेन माइट एंड अप पेइंग एज मच एज 20% मोर टैक्स, कि जो तो सधे हुए व्यवस्था से बंधे हुए धंधे नहीं हैं, अलग अलग छितरे हुए हैं, उनको 20% टैक्स और ज्यादा देना पड़ सकता है। क्योंकि टेक्सटाइल ट्रेडर जो हैं, जो कपड़ा बेचते हैं, वो भी जीएसटी के अंडर आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह पर टैक्स लगेगा। जो भी ट्रांजैक्शन होगी, जो यान बनाते हैं, जो बुनते हैं, जिनके पावर लूम्स हैं, उनके और प्रोसेसिंग मिल्स के दरमियान जितने हाथों से निकलेगा ये सामान, उतने पर ही टैक्स लगता जाएगा। तो 20% टैक्स ज्यादा लगने की आशंका है वहां पर। Indian factory activity plunged last month and had its deepest contraction in more than 9 years after PM Narendra Modi's new tax policy severely hurt output and demand. वही जो हमने आपको बताया, उत्पादन की गतिविधि जो है वो बहुत नीचे आ गई, सबसे ज्यादा नीचे आ गई है मौजूदा सरकार के दौरान। 46.3 आउटपुट सब इंडेक्स, जो उत्पादन है उसका जो रेशो है वो 46.3 हो गया है। जून में 51.7 था, ये सन 2009 में सबसे नीचे है। स्वदेशी जागरण मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एफिलिएट है। उनके मुताबिक उनका कहना है कि while deciding about the rates of GST, due care has not been taken to keep rates low for commodities being produced by small scale industries and providing large huge employment. जीएसटी का रेट तय करते वक्त इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है, जो छोटे उद्योग हैं, जो बहुत बड़ी तादाद में नौकरियां देते हैं, उनके हित क्या है। वो जो कमोडिटीज बनाते हैं, वो जो सामान बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, उस पर यह ध्यान नहीं रखा गया कि वहां के उसके मजदूरों का क्या हाल होगा। जैसे बीड़ी, पटाखे, ये बेवरेजेस, पेय जो होते, पीने की चीजें होती हैं, जो बिस्किट, अचार, टॉफी वगैरह, कैंची बनाना और इसी तरह के और जो छोटे छोटे धंधे हैं, वो सब अब जीएसटी के तहत आते हैं और ज्यादा उन पर जीएसटी लग रहा है। इससे नौकरियों को भी खतरा है और कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है, प्रतिस्पर्धा जो होती है, उसको भी खतरा है। एक और अजीबोगरीब बात सामने आई है कि जो ब्रांड रजिस्टर्ड हैं उन पे तो टैक्स लगेगा और जो रजिस्टर्ड नहीं है उन पे टैक्स नहीं लगेगा। मसलन लाल किला बासमती राइस रजिस्टर्ड है, इस पर जीएसटी लगेगा। इंडिया गेट बासमती राइस वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लिहाजा जो चावल बनाने वाले हैं या और चीजें बनाने वाले हैं, वो रास्ते ढूंढेंगे कि अनरजिस्टर्ड ब्रांड्स के जरिए अपना माल वो बेचें ताकि टैक्स ना देना पड़े। कुल मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि जीएसटी को लेकर जो कंफ्यूजन है वो जल्दी दूर हो और जिस तरह का फियास्को, जिस तरह का एक फेलियर, बिल्कुल ही मतलब फिजूल साबित हुआ है डिमोनेटाइजेशन का फैसला, नोटबंदी का फैसला, जीएसटी का वैसे साबित नहीं होगा। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अंग्रेजों की निगाह में देशद्रोही थे, राष्ट्रद्रोही भी थे। वो हमारे हीरो हैं, हमारे आदर्श हैं। सेडिशन लॉ जो देशद्रोह का कानून है, वो औपनिवेशिक रहा है। उसकी बैकग्राउंड जो है, उसकी पृष्ठभूमि औपनिवेशिक, कॉलोनियल रही है। इसलिए जो जो कॉलोनीज थी अंग्रेजों की, जो गुलाम थे देश, वहां से सेडिशन लॉ, देशद्रोह का कानून हटा दिया गया है। खुद इंग्लैंड से भी हटा दिया गया है, लेकिन भारत में ये अभी तक कायम है और देशद्रोह के मानी पिछले 3 साल में बहुत ज्यादा बदल भी गए हैं।
जेएनयू में जो हुआ सबके सामने है कि एक डॉक्टर्ड वीडियो चलाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि जेएनयू के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो देशद्रोही हैं। बाद में साबित हुआ कि एक टेलीविजन न्यूज चैनल्स ने, जो बहुत ही स्वामी भक्तों की तरह दुम हिलाता है सरकार के सामने, उसने एक डॉक्टर नकली वीडियो चलाया था। रामजस कॉलेज में भी ऐसा ही हुआ। हिंसा हुई, एक सेमिनार था, होने नहीं दिया गया, उसमें एबीवीपी के लोग शामिल थे जिन्होंने नहीं होने दिया, और फिर एक वीडियो दिया पुलिस को टेलीफोन के जरिए। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि ये वीडियो उनके पास आया है, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि ये सही है या नहीं सही है। अब पुलिस का कहना है कि ये भी डॉक्टर्ड वीडियो है, लेकिन एबीवीपी के लोगों पर मामले कम दर्ज हुए हैं, दूसरों पर ज्यादा दर्ज हुए हैं। नजीब, जेएनयू का छात्र, 1 साल होने को आ रहा है, अभी तक गायब है। हम इसलिए नहीं कह रहे कि वो नजीब है उसका नाम और वो जेएनयू का है। अगर एबीवीपी का भी कोई स्टूडेंट लीडर या छात्र गायब हो, हमें उतनी ही चिंता होगी। कोई कांग्रेसी छात्र भी गायब हो, उतनी ही चिंता होगी। कोई कम्युनिस्ट भी स्टूडेंट लीडर या स्टूडेंट, कोई छात्र गायब हो, वो मिले ही ना, गायब हो गया हो, हमें उतनी ही चिंता होगी। आजाद देश में जहां न्याय का राज हो, कानून व्यवस्था का राज हो, ऐसे लोगों का गायब होना ठीक नहीं है। और ये जो पूरी टेंडेंसी चल गई है कि झगड़ा करवाओ, दंगा फसाद करवाओ, नकली वीडियो बनाओ और फिर देशद्रोह का केस लगा दो, इसकी निंदा करना भी जरूरी है। नमस्कार। आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।